जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का, वो है रिएक्शन रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इस बात को दो बातों से बताया जा सकता है। एक पहला उनमें से लॉ ऑफ मास एक्शन, जो सेकंड है वो है रेट लॉ। मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू करता हूं। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट क्लब होके बनाते हैं प्रोडक्ट पी। जो ए है वो रिएक्टेंट और जो बी है वो रिएक्टेंट, ये दोनों कंबाइन होके जनरेट करते हैं प्रोडक्ट पी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, मास सेक्शन के मुताबिक जो ये वाली रिएक्शन है जिसमें ए बी क्लब होके प्रोडक्ट पी को जनरेट करते हैं, उस रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है किसके? ए की कंसंट्रेशन, वो डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में लिखे वो सिंबल ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? ए और बी। ए बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होता, कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर जो टर्म है वो रिएक्टेंट के पीछे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ए के पीछे 1 बी के पीछे 1, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट विद रेज टू पावर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ए के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और बी के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। दिस इंप्लाइज रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन। सही याद है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो उस समय एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, उस कांस्टेंट का ये काम होता है, ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना। ठीक है, मैं उस कांस्टेंट को k से डिनोट करता हूं और उस k कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। जो यहां पे मैंने k कांस्टेंट लगाया ना प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वालिटी बनाने के लिए, उस कांस्टेंट को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किस चीज को बताने के लिए आया था? वो बताने के लिए आया था कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। इस लॉ के मुताबिक जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन की, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है विद रेज टू पावर जो रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्री है उसके। तो अकॉर्डिंगली रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, व्हिच इंप्लाइज जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तब आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, उस कांस्टेंट को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ये एक तरीका है, ठीक है, रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है उस बात को बताने के लिए। अगर मुझे रेट कांस्टेंट डिफाइन करना हो, रेट कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखना रेट कांस्टेंट में कैसे डिफाइन करता हूं। इफ जो कंसंट्रेशन ए है और जो कंसंट्रेशन बी है वो मैं बराबर लेता हूं और बराबर लेता हूं 1 मोल के, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन इतनी लेता हूं 1 मोल के बराबर, उस समय, ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, वो बन जाएगी रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 into 1, क्योंकि मैंने ए भी 1 लिया और बी भी 1 लिया, तो दिस इंप्लाइज रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट के बराबर। तो इस बात से, ठीक है, मैं रेट कांस्टेंट डिफाइन करता हूं। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जब जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल है,
उस समय जो रेट होगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो रहा है उसी रेट को उस समय बोला जाएगा रेट कांस्टेंट। ये मैंने पहला मेथड बता दिया कि कैसे रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है, जो एक्सपेरिमेंटली ठीक है एक्चुअल डिपेंडेंस बताता है रिएक्शन रेट का ठीक है कंसंट्रेशन के ऊपर, वो है रेट लॉ। जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये थ्योरेटिकली बताता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली जो बात है ना, जो ये स्टेटमेंट को बताता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है रेट लॉ के ऊपर। लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ना वो बताता है थ्योरेटिकली ठीक है रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेट लॉ है, रेट लॉ किस बात को बताता है कि रिएक्शन का रेट एक्चुअल कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये रेट लॉ बताता है। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल बात बताता है और लॉ ऑफ मास सेक्शन थ्योरेटिकल बात बताता है। तो रेट लॉ के मुताबिक ठीक है जो स्टेटमेंट है रिएक्शन के रेट के ऊपर वो क्या है, फॉर रिएक्शन जिसमें ए बी रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं पी पे, ए के पीछे जो स्टाइकोमेट्री है वो स्मॉल ए, बी के पीछे जो स्टाइकोमेट्री है वो स्मॉल बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ठीक है रेट लॉ, इस रेट लॉ के मुताबिक ठीक है जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो होता है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रिएक्टेंट कौन है यहां इस रिएक्शन में ए और बी, ए की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में ए लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली बी की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है। रेट लॉ के मुताबिक जो रिएक्शन का रेट है ना वो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, और इन कंसंट्रेशन की किस पावर के ऊपर रेट डिपेंड करता है, वो पावर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड कांस्टेंट होते हैं। मतलब वो हमें किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें वो कांस्टेंट मिलते हैं। इस रिएक्शन के लिए ठीक है जो ए रिएक्टेंट है ठीक है उसकी किस पावर के ऊपर जो रेट डिपेंड करता है वो है n, ठीक है, और जो B है उसमें किस कंसंट्रेशन के ऊपर किस पावर की कंसंट्रेशन B के ऊपर रेट डिपेंड करता है वो पावर m है, ठीक है। ये आ गया स्टेटमेंट रेट लॉ के मुताबिक। ये स्टेटमेंट किसके मुताबिक आ गई, रेट लॉ के मुताबिक। अगर मैं इसी बात को ठीक है लॉ ऑफ मास सेक्शन की शक्ल में लिखूं उस समय ठीक है जो ये रेट है ना लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक कोई कांस्टेंट k ठीक है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन A प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन B, ठीक है। जो A के ऊपर पावर होती है ना वो जो A के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना वो होता है इसके ऊपर A, और B के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है B। ये जो स्टेटमेंट है ना रेट मेजर करने की ठीक है ये है लॉ ऑफ मास सेक्शन। और जो ये वाली स्टेटमेंट है ना ये वाली ये है लॉ रेट लॉ से, और नीचे वाली लॉ मास सेक्शन से। इन दोनों में फर्क क्या है, जो लॉ मास सेक्शन है ना उसमें जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो ऊपर जो पावर्स होती है ना जो रिएक्टेंट के रेज टू पावर्स होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ मास सेक्शंस में ठीक है जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो पावर्स होती है ना कि कितनी पावर्स के ऊपर रेट डिपेंड करता है वो होती है स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट्स। ये आ गया रेट लॉ के मुताबिक, ये आ गया लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक। ध्यान से सुन लो एक बात वापस मेरी, जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ना वो थ्योरेटिकली कंसेप्ट देता है रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेट लॉ है वो रिएक्शन के ऊपर
कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर जो पावर्स होते हैं ना वो पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं। ठीक, जो रेट लॉ होता है, ठीक है, जैसे यहां पे ये रेट लॉ के मुताबिक, ये लॉ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट लॉ होता है ना, ठीक है, उस रेट लॉ में जो पावर्स होती है ना उस पावर्स के सम, जैसे यहां पे पावर्स है a के ऊपर n, b के ऊपर m, ठीक है, इन पावर्स का सम n प्लस m, इन पावर्स का सम n प्लस m, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने इसी वीडियो के अंदर ऑर्डर भी कवर अप कर दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट लॉ होता है, ठीक है, उसमें क्या बात पता चलती है, रिएक्शन का रेट जो रिएक्टेंट्स है उनकी कुछ पावर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है और उन पावर्स के सम को बोला जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर इज इक्वल टू n प्लस m। इफ n प्लस m इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर आ गया, ठीक है, 1, तो उस समय हम इस रिएक्शन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली, ठीक है, इफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, उस समय ऑर्डर आ गया 2, उस समय रिएक्शन को बोलेंगे सेकंड ऑर्डर। इफ n प्लस n इज इक्वल टू 3, उस समय ऑर्डर 3, और उस समय जो रिएक्शन उस समय हम बोलेंगे रिएक्शन को थर्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड सो ऑन। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 बातें कवर अप की, ठीक है, कि पहली बात मैंने ये बताई कि रिएक्शन का रेट कैसे कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैंने 2 बातों से बताया, एक लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा रेट लॉ। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना वो थ्योरेटिकली कंसेप्ट देता है, वो उसमें जो पावर्स होती है वो स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन जो रेट लॉ है दूसरा, ठीक है, वो क्या बताता है आपको, रिएक्शन का रेट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और उसके ऊपर जो पावर्स होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। और तीसरी बात जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई, ऑर्डर। जो रेट लॉ होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ, उस रेट लॉ में जो पावर्स का सम होता है उस सम को बोला जाता है ऑर्डर। अगर वो सम 1 के बराबर होगा तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन।